डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इससे पहले हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स को पढ़ चुके हैं। तो अब बात है कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट लिखे हैं कि solubility of a gas in liquid generally expressed in terms of absorption coefficient, यानी किसी गैस की जो solubility है उसको मेजर किया जाता है in terms of absorption coefficient। तो अब बात आई कि भाई absorption coefficient को क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। बड़ा सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि absorption coefficient is defined as the volume of gas that can be dissolved by a unit volume of a liquid solvent, यानी किसी यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में कितनी अमाउंट की गैस डिसॉल्व है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर फिक्स है, एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की अगर ले ली जाए तो यूनिट वॉल्यूम जो सॉल्वेंट का है उसमें कितना वॉल्यूम गैस का डिसॉल्व है, इसको हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। और अभी आगे आप पढ़ोगे भी एक पॉइंट ये भी आएगा कि जिन गैसेस के लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो गैसें उतनी ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं किसी लिक्विड सॉल्वेंट। तो अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को किसी लिक्विड में अफेक्ट करते हैं। तो हाँ पढ़ते हैं The following factors affect the solubilities of gases in liquid. नंबर 1 nature of the gas, नंबर 2 nature of the solvent, तीसरा temperature and fourth pressure। तो बारी बारी से हम इन फैक्टर्स पे थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आई नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि दोज गैसेस विच रिएक्ट विद सॉल्वेंट एंड फॉर्म कंपाउंड and later they will ionize, then this type of gases will be more soluble. Those gases which react with solvent and form compound and are capable of undergoing ionization are more soluble in solvent. जैसे NH3 है, HCl है, HBr है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है वाटर में बहुत ज्यादा soluble है। क्यों है? जैसे एग्जाम्पल पे अमोनिया when reacts with water form ammonium hydroxide and which will ionize give ammonium ion and hydroxide, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली CO2 भी वाटर के साथ कंबाइन करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाया जो आयनाइज होकर इस तरीके से H+ और SCO3- आयन देते हैं। इसका मतलब ऐसी गैसें जो सॉल्वेंट के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकती हैं, आसानी से कंपाउंड बना सकती हैं और आसानी से आयनाइज हो सकती हैं, वो आसानी से सॉल्युबल हो जाती हैं सॉल्वेंट। वही इसके अपोजिट बात करें कि दोज गैसेस व्हिच रिएक्ट विद सॉल्वेंट एंड डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, तो अगर वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करती हैं और कंपाउंड लेकिन नहीं बनाती हैं तो वो क्या होती हैं लेस सॉल्युबल होती हैं। और अगर इन गैसें बात करें तो जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या है लेस सॉल्युबल होती हैं लिक्विड सॉल्वेंट में क्योंकि ये आसानी से कंपाउंड नहीं बनाती। अब तीसरा पॉइंट बता ही दिया आपको कि गैसेस हैविंग हाई वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी वे गैसेस जिनका क्या है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है ज्यादा है, विल बी हाईली सॉल्युबल। मान लीजिए अगर एक गैस A है और एक गैस B है और गैस A के लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू गैस B के एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू से ज्यादा है तो गैस A विल बी मोर सॉल्युबल देन गैस B। अब जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये बड़ा सिंपल है, सिंपल सा रूल वही वाला, लाइक डिसॉल्व लाइक पोलर गैसेस विल बी डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट बट लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे बात करें अगर इसमें एक एग्जांपल की बात करें तो अगर हम कहें कि जैसे मान लीजिए NH3 है और HCl गैसेस है, ये सब कैसी है पोलर गैसेस है, ठीक है। और अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें, वाटर ये भी कैसा है आपको पोलर,
तो क्या होगा, अमोनिया HCl पोलर गैसेज विल बी इजिली या हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट। वहीं अगर NH3 और HCl की अगर हम बात करें और उसको मान लीजिए एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं, मान लीजिए बेंजीन, तो ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो ये इसमें इजिली सॉल्युबल नहीं होंगे। अब हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जनरली जैसे हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था उसी तरीके से गैस के बारे में भी है, और ये भी डिपेंड करेगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस पे। तो वही पहला पॉइंट लिखा है कि जनरली या मोस्टली क्या होता है, द डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी इन ए लिक्विड, यानी किसी लिक्विड में किसी गैस का डिसोल्व होना डिसोल्यूशन कहलाता है। कि द डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड कैसा है, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा, एट ए कांस्टेंट प्रेशर विद राइज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेज। यानी डिसोल्यूशन ऑफ गैस कैसा है, किसी गैस का लिक्विड में कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो फिर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए CO2 और H2O, यानी CO2 वाटर में कंबाइन करके H2CO3 बनाती है, लेकिन साथ में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। तो हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, तो ये कैसी प्रोसेस है, ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसीलिए वाटर में CO2 की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर राइज करने पर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब कुछ गैसें ऐसी भी हैं, तो कहता है द डिसोल्यूशन ऑफ सम गैस, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का। अगर इनके डिसोल्यूशन प्रोसेस की बात करें तो इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होता है, और इसीलिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो इन गैसेस की सॉल्युबिलिटीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जनरली होता क्या है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी अब टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए और प्रेशर की बात की जाए तो क्या होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद राइज इन प्रेशर। यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए और प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें और किसकी बात करें, प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच सबसे पहला जो क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था वो साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। क्या नाम था, हेनरी। और इसीलिए उसको बाद में हेनरी लॉ कहा गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ को कैसे डिफाइन किया गया, तो नेक्स्ट लिखा है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ की डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है हेनरी ने दिया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant temperature the solubility of a gas is directly proportional to the pressure of the gas। सिंपल था ये इन्होंने कहा। और अगर मैथमेटिकली कहे तो इसको सिंपल फॉर्म क्या लिखा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ और m जब ये साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया m इक्वल टू kp। तो जहाँ m क्या है, मास ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस, p क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये हेनरी ने सब स्टेटमेंट दिया। और अब हम बात करेंगे, यदि हम बात करें कि इफ मोर देन वन गैसेस कम इन कांटेक्ट विद सॉल्वेंट, यानी इससे पहले जो हमने हेनरी लॉ की बात करी थी तो उसमें बात ये करी थी कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर गैस किसी एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी सेम सॉल्वेंट में कई सारी गैसेस डिसॉल्व है, तब हम हेनरी लॉ क्या बोलेंगे उसको समझना है। तो उसमें होता क्या है कि जब कई सारी गैसेस क्या होती हैं, सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं, तो जो उनकी सॉल्युबिलिटी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। कि इफ मोर देन वन गैसेस कम इन कांटेक्ट विद द सॉल्वेंट देन डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ईच गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। यानी अमाउंट जो डिसॉल्व है वो क्या है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया है, पार्शियल प्रेशर। जैसे आपने कहा बहुत सारी गैस जो डिसॉल्व है किसी एक, हर गैस अपना अपना अलग प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर प्रोड्यूस करेगी, तो वो जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसी को क्या कहेंगे हम, पार्शियल प्रेशर। तो अब पार्शियल प्रेशर की बात करी। अब वो कहता है कि मान लीजिए कि वो जो गैसेस उसमें डिसॉल्व है
तो उसकी सॉल्युबिलिटी को किस में मेजर करें? तो वो कहता है कि इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच गैस इज एक्सप्रेस्ड, किसके टर्म में एक्सप्रेस किया जाए? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी किस गैस के कितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो ज्यादा सॉल्युबल होगी, यानी यहां पर सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से जोड़ दिया। तो जब ये सारी बातें हो गई तो फिर हेनरी के हिसाब से क्या लॉ बना? तो कहता है देन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का किससे मतलब है? सॉल्युबिलिटी से, टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो P डायरेक्टली मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब ये साइन हटाएंगे तो यहाँ फिर से कांस्टेंट लिया KH, जिसको हम क्या कहेंगे? हेनरी कांस्टेंट कहेंगे। तो एक बार हमने बात करी जब किसी एक गैस को किसी एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। अब जो बात कर रहे हैं उसमें कई सारी गैसेस को, एक से ज्यादा गैसेस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया, तो फिर हेनरी के हिसाब से इस तरीके से बताएंगे। अब इस हेनरी लॉ से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या? वो कहता है कि इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, हम एक ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में? बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है, इसलिए देन क्या होता है? ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। अब स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड होती है तो उसमें भी एक खास बात है, द स्लोप ऑफ दिस लाइन, यानी उस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? KH रिप्रेजेंट करता है। और दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो एक तरफ हमने क्या लिया है? एक एक्सिस पे हमने पार्शियल प्रेशर लिया है, एक एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन। तो हमको कैसी लाइन मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? हेनरी कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब दूसरा एक और पॉइंट निकल के आता है, क्या कि सिंस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन K। अब अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो मोल फ्रैक्शन या हम कहें सॉल्युबिलिटी, एक ही बात है, और KH यानी हेनरी कांस्टेंट में कैसा रिलेशन दिख रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है तो इससे क्या होगा? यानी वो गैस है जिनके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो कम सॉल्युबल होंगी, लेस सॉल्युबल होंगी, और वो गैस है जिनके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू लो होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होंगी। तो वही लिखा है कि भाई क्या? एट कांस्टेंट प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। इस बात का क्या मतलब हुआ? यानी दोज गैसेस हैविंग हाई वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट आर लेस सॉल्युबल, व्हाइल गैसेस हैविंग लो वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट आर मोर सॉल्युबल। तो अब केवल एक चीज रह गई है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, कई बार पूछा जाता है। तो अब हम जो लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो है लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो पहली जो लिमिटेशन है, यानी आपका हेनरी लॉ तभी लागू होता है जब प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी जो लिमिटेशन है वो क्या है? टेम्परेचर इज नॉट टू लो, यानी टेम्परेचर भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो। तीसरा, गैसेस should be less soluble in solvent, यानी हेनरी लॉ अगर लगाना है तो ये भी कंडीशन है कि गैस को सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। और चौथी जो कंडीशन है, गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। और इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज गैसेस शुड नाइदर डिसोसिएट और associate
इन सॉल्वेंट। तो ये 4 कंडीशन है। प्रेशर ज्यादा नहीं होने चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस जो है वो सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल होना चाहिए, और गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, यानी उनके कोई कंपाउंड ना बनाए। दैट इज गैसेस शुड नाइदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्वेंट। अब इन दोनों पॉइंट को कैसे समझें? तो अगर इसको समझे तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम बात करें अमोनिया और HCl की, तो इन गैसेस की बात करें तो ये जो गैसेस हैं, मान लीजिए हम ये सॉल्वेंट लेते हैं बेंजीन, तो इसमें क्या होता है, ये गैसें लेस सॉल्युबल है। इसलिए अगर इन गैसेस की बेंजीन में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहां पर तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन अगर हम NH3 और HCl की H2O इसमें बात करें तो ये क्या है, तो यहां पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे NH3 की बात कर लें, आपको पता है वाटर के साथ रिएक्ट कर इस तरीके से ये कंपाउंड बना लेगी, और इजीली आपको पता है ये इस तरीके से आयनाइज हो जाएगी। वैसे ही अगर हम कहें HCl की बात कर लें, वाटर में ये क्या देगा, आसानी से आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन दे देगा। तो फिर वही यहाँ पे लिखा हुआ है, गैसेस शुड बी लेस सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। और गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, यानी ना तो वो डिसोसिएट हो और ना ही एसोसिएट हो, तो जाके हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।